आज हम पढ़ने वाले हैं बाल मनोविज्ञान से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है कि बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह किस में आएगा? सामान्य बुद्धि में, प्रखर बुद्धि में, उत्कृष्ट बुद्धि में या फिर प्रतिभाशाली में? वह आएगा सामान्य बुद्धि में। अब मैं आपको यहाँ पर ये बता देती हूँ कि ये बुद्धि लब्धि जो है ये होता क्या है। बुद्धि लब्धि क्या कहते हैं? हम उसको आईक्यू कहते हैं। जो हम बोलते हैं ना, इस बच्चे का आईक्यू बहुत तेज है, ठीक है, या इसका बहुत कम है, तो ये क्या होता है, जो ऊपर से शुरू करते हैं, मतलब जो बहुत ज़्यादा जिसके पास आईक्यू हो उसको क्या कहेंगे? उसको कहते हैं प्रतिभाशाली। और ये कितना होता है? 130। ठीक है, जो प्रतिभाशाली होता है उसका आईक्यू या फिर बुद्धि लब्धि होता है 130। उसके बाद आता है प्रखर बुद्धि। इसका कितना होता है? 121 से 130 के बीच में। ठीक है, उसके बाद आता है तीव्र बुद्धि। तीव्र बुद्धि का कितना होता है? एक मिनट में इसको अच्छे से बताती हूँ। आईक्यू, ठीक, आईक्यू देख रहे हैं हम, तो जो 130 होगा वह किसका होगा? प्रतिभाशाली। ठीक है, फिर 121 से 130 के बीच में होगा प्रखर बुद्धि। फिर 111 से 120 के बीच में होगा तीव्र बुद्धि। और फिर 91 से 110 के बीच में होगा सामान्य बुद्धि। ठीक है, जो सामान्य में आएगा 110, ये क्या होगा? सामान्य होगा। ये होगा तीव्र। फिर 81 से 90 जो रहेगा वह आएगा मंद बुद्धि। फिर 71 से जो 80 होगा वो आएगा अल्प बुद्धि। और जो सबसे कम होता है वो 71 से जो कम होता है वो होगा जड़ बुद्धि। क्या होगा? जड़ बुद्धि। ठीक है, इसको एक बार वापस से रिवीजन कर लेते हैं। जो 130 तक जिसका रहेगा, ठीक है, या फिर 130 से अधिक रहेगा, 130 से जो अधिक रहेगा, ठीक है, वो होगा प्रतिभाशाली। फिर 121 से 130 के बीच में जो रहेगा वह प्रखर है। ये अधिक होगा ना, प्लस है 130 से अधिक। नीचे से शुरू करेंगे, मान लीजिए तो 71 से जिसका कम है, ठीक है, 71 से जिसका कम है, मतलब कि मान लीजिए उसका आईक्यू हो जा रहा है 70 तो भी, या फिर 65 तो भी वो किस में आएगा? जड़ बुद्धि में आएगा। फिर 71 से यदि 80 के बीच में है जिसका आईक्यू, वो आएगा अल्प बुद्धि में। ठीक है, अल्प बुद्धि में आएगा। उसके बाद 81 से 90 के बीच में जो है वह मंद बुद्धि में आएगा। और 91 से 110 के बीच में है वह आएगा सामान्य में। ठीक है, सामान्य बुद्धि होगी उसकी। फिर 111 से 120 के बीच में जो है वह आएगा तीव्र बुद्धि में। 121 से 130 के बीच में है वह प्रखर बुद्धि में। और जो 130 से अधिक है, ठीक है, 130 से जो अधिक है जिसका आईक्यू, वो आएगा प्रतिभाशाली में। तो हमारा प्रश्न था 90 से 110 के मध्य में जो आईक्यू आता है वह कौन से बच्चे होते हैं? ठीक है, 90 से 110 के बीच में, तो ये हो गया आपका सामान्य बुद्धि। ठीक है, अगला प्रश्न है, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है? निःशुल्क जो बच्चे होते हैं, मतलब बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का जो प्रावधान है या फिर जो अधिनियम बनाया गया है कि बच्चों को शिक्षा देना ही देना है, अगर उनके पास पैसे नहीं हो तो उनको इसलिए क्या कर दिया गया है? निःशुल्क, कि कम से कम 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं इनको शिक्षा ग्रहण करवाना ही करवाना है। इसीलिए क्या किया गया कि उनके लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान रख दिया गया। इतने तक आपको 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को पढ़ाना ही है, आगे पढ़ाना नहीं पढ़ाना, पढ़ना नहीं पढ़ना उनकी मर्जी। इस तरीके से जो बेसिक्स एजुकेशन होते हैं वो क्या होते हैं, आपको इस एज में मिल जाते हैं, है ना।
तो इसके बाद क्या होता है कि बच्चों में जो अच्छे से पढ़ रहा है उसे पढ़ने की अपने आप इच्छा जागृत होती है, वो आगे पढ़ेंगे ही। सोर्सेस हो ना हो वो मतलब कलेक्ट कर लेंगे। कुछ बच्चे सोर्सेस नहीं होते इस वजह से नहीं पढ़ पाते हैं, और जो बच्चों का पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं है वो इसके बाद निःशुल्क मिल रहा है शिक्षा है ना, तब तक जैसे तैसे करके पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर क्या करते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो निःशुल्क क्या होगा, आप ये ध्यान रखिएगा कि कितने वर्ष से कितने तक के बच्चों को मतलब नया नया सिखाना ज़रूरी होता है, एजुकेशन देना, शिक्षा देना ज़रूरी होता है। वो कितना है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को। तो ये वर्ष जो है ये किसके लिए लिया गया है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए इसे लिया गया है। अगला प्रश्न है, एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। ठीक है, एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी। ठीक है, बहुत सारी विधियां हैं, उसमें सबसे अच्छी विधि कौन सी है ये पूछ रहा है। तो मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, या फिर विकासीय विधि, या फिर सांख्यिकी विधि। तो क्या इसको कैसे याद करेंगे, प्रश्न में क्या है कि बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन, तो इसमें क्या प्रश्न में आया है, विकास। तो विकासीय विधि जो है सर्वाधिक अच्छी विधि है बच्चों के विकास के लिए। कौन सी विधि है, विकासीय विधि। गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया है। ठीक है, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है, स्थान संबंधी बुद्धि, भावनात्मक बुद्धि, अंतर व्यक्तिक बुद्धि, या फिर भाषात्मक बुद्धि। तो कौन सी बुद्धि है जो कि ये 7 बुद्धि का अधिमान जो निर्धारित किया है गार्डनर ने, उनमें से नहीं है, वह है भाषात्मक बुद्धि। अब देखते हैं अगला प्रश्न जो है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु कितनी वर्ष बता रही है, 5 वर्ष है, तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि मानसिक आयु क्या है और वास्तविक आयु क्या है। वास्तविक आयु जिसे हम किस प्रकार से गणना करते हैं कि कोई बच्चा मान लीजिए 2020 में क्या हुआ, जन्म लिया, ठीक है, और अभी 2024 चल रहा है, तो उसका वर्ष जो है 4 वर्ष होगा। ये हो गया वास्तविक आयु। मानसिक आयु क्या है कि जो 4 वर्ष के बच्चे होते हैं उनसे वह 1 वर्ष अपने दिमागी तौर पर बड़ा है, मतलब कि जो 4 वर्ष के बच्चे कर सकते हैं, ठीक है, उससे वो एक्स्ट्रा चीज़ों को करता है। जैसे जो 5 वर्ष के बच्चे जो करते हैं, जितना दिमाग लगाते हैं खेलने में, कूदने में, खाने में, पीने में, हर प्रकार की चीज़ों में, पढ़ने में, तो उतना वो 4 वर्ष का बच्चा लगाता है, मतलब उसकी मानसिक आयु क्या हो गई, 5 वर्ष हो गई। अब क्या है, बुद्धि लब्धि पता करना है कि अगर 4 वर्ष का बच्चा 5 वर्ष की मानसिक आयु रखता है तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी, मतलब कि IQ कितना होगा। तो IQ निकालने का एक सूत्र होता है, क्या होता है कि ऊपर हम क्या रखेंगे, मानसिक आयु, ठीक है, मानसिक आयु रहेगा आपका ऊपर, और नीचे रहेगा उसका वास्तविक आयु। एक मिनट, IQ बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। ठीक है, वास्तविक आयु तो क्या दिया हुआ है, मानसिक आयु दिया हुआ है 5, और बट्टे में क्या है, वास्तविक आयु 4, और यहाँ पे होगा साथ में मल्टीपल 100। ठीक है, मतलब 100 से गुणा करेंगे। ये देखिए 100 से गुणा किया, अब इसे भाग देंगे, कटाएंगे जिस हिसाब से भी आपको सही लगता है। तो ये क्या हो गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है, बच्चा कितना 2, तो 4 पंचे 20। अब 25 का 5 से गुणा करेंगे, मतलब कितना आएगा, 125। 125 का क्या निकल के आया, IQ। तो ये ऑप्शन ए में दिया हुआ है 125, ये रहा आपका आंसर। तो जो बच्चा 4 वर्ष का हो और उसकी मानसिक आयु जो हो वो 5 वर्ष की हो, तब उसकी जो बुद्धि लब्धि या फिर IQ निकल के आता है वो कितना निकल के आता है, 125। अब साथ में ये भी जान लेते हैं, यदि उसकी जो IQ है 125 है, तो वो किस स्टेज पे आएगा, किस में आएगा, प्रखर बुद्धि में आएगा। किस में आएगा, प्रखर बुद्धि में। अगला प्रश्न है,
मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसने कहा है? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसने कहा है? B.N. झा ने, स्किनर ने, या फिर डेविस ने, या फिर वुडवर्थ ने। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कहा है स्किनर ने। अब ये कैसे याद करेंगे? शिक्षा, ठीक है, शिक्षा में जब हम उच्चारण करते हैं क्या आ रहा है? स, ठीक है, शिक्षा में क्या आ रहा है? स। स्किनर में क्या आ रहा है? ये भी स आ रहा है लिखने में, है ना। उच्चारण में तो ई आ जाता है, लेकिन लिखने में किससे लिखाएगा? स से। तो आप इन दोनों को शिक्षा, स से शिक्षा और स से स्किनर, इस तरीके से याद कर सकते हैं कि जो मनोविज्ञान शिक्षा का मूलभूत आधार है, यह किसने कहा है? स्किनर ने कहा है। अगला प्रश्न है, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? ठीक है, हिंदी अक्षर जो है उसको बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? तो ये इसका उत्तर होगा 5 वर्ष। ठीक है, आपको कोई ऑप्शन नहीं देखना है, सीधा 5 वर्ष में लगाना है। क्यों? अब 5 वर्ष में क्यों लगाना है? क्योंकि जब पहले बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलवाया जाता था, मतलब है ना, बच्चों को स्कूल में डाला जाता था, तब क्या होता था? उनकी आयु होती थी 5 वर्ष। भले वो पहले सीख जाए या बाद में सीखे, जो भी हो, उन सब बच्चों का सिर्फ एक वो रखते थे कि 5 वर्ष के बच्चों को ही लिया जाएगा। ठीक है, सबसे पहली क्लास में। ठीक है, तो क्या होता था कि 5 वर्ष के बच्चों को ही स्कूल में दाखिला लिया जाता था, इसलिए ऐसा मान लेते हैं कि हिंदी अक्षर वो तभी से पहचानना शुरू करते थे, तो इसीलिए 5 वर्ष को लिया जाता है। ठीक है, तो हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? 5 वर्ष में। अगला प्रश्न है, एलेकिया क्या है? ठीक है, एलेकिया है पढ़ने की अक्षमता, या फिर लिखने की अक्षमता, या फिर सीखने की अक्षमता, या फिर सुनने की अक्षमता। ठीक है, अक्षमता मतलब क्या? मान लीजिए कोई व्यक्ति या कोई बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, वो एलेकिया है, या लिख नहीं पा रहा है, वो एलेकिया है, मतलब लिखना ही नहीं जानता, ऐसे बोल दीजिए। मतलब वो कितना भी कोशिश कर ले, वो एक प्रकार का आप बोल सकते हैं उसको, उसमें वो कमी है। जैसे होता नहीं है, कोई बच्चा कितना भी कोशिश कर ले, जैसे वो मूवी आई थी तारे ज़मीं पर, है ना, आपने वो मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा उसको क्या दिखते थे, जो अक्षर हैं वो उड़ते हुए नज़र आते थे। ठीक है, तो वो कितना ही कोशिश कर ले पढ़ने की, वो क्या सब मिक्स हो जाता था, तो वो पढ़ नहीं पाता था। वैसे ही अगर कोई बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है किसी कारणों से, वो कभी नहीं पढ़ पाता। ये नहीं कि अभी बस नहीं पढ़ पा रहा, ठीक है, लिखने की अक्षमता है, या फिर सीखने की अक्षमता है, सुनने की अक्षमता है, तो इन सभी में से एलेकिया क्या है? पढ़ने की अक्षमता। ठीक है, एलेकिया क्या है? पढ़ने की अक्षमता। अगला प्रश्न है, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? 0 से 2 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक, 7 से 11 वर्ष तक, या 11 से 15 वर्ष तक। औपचारिक संक्रियात्मक। ठीक है, तो जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो क्या औपचारिक करना जानते हैं? नहीं, वो कब सीखते हैं? जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं। तो इसीलिए आप इसमें 11 से 15 वर्ष तक के बच्चों को ले सकते हैं कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था आयु अवधि है पियाजे की। ठीक है, अगला प्रश्न है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो कितने दिन लगेंगे? 150 दिन, 280 दिन, 390 दिन और 460 दिन। तो हम सभी क्या जानते हैं? 9 मंथ। ठीक है, 9 मंथ जानते हैं, लेकिन हम दिन जानते हैं क्या? नहीं। तो अगर आप इस तरीके से 9 मंथ लगता है ये अगर जानते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? अपने हिसाब से देख सकते हैं कि 9 मंथ में कितने दिन होंगे। लगभग होंगे 270, है ना, 270। अब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए हम ये देखेंगे कि आसपास का क्या है। 150 है क्या? 150 तो बहुत पहले हो जाएगा। 280 हाँ आसपास दिख रहा है। 390 ये बहुत लेट हो जाएगा। 460 भी बहुत लेट हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा 280। गर्भ में बालक के विकसित होने में 280 दिन लगते हैं। अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? ठीक है, तो किसने अध्ययन किया?
पेस्टोलॉजी ने, वॉटसन ने, स्टेनले हॉल ने या फिर जेम्स सली ने? तो किसने किया? पेस्टोलॉजी ने अपने 3 वर्ष के बच्चे पर अध्ययन किया। वो पेस्टोलॉजी कौन थे? एक मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर या फिर दोनों ओर से या फिर इनमें से कोई नहीं। कोई भी विकास, बालक का विकास क्या होगा? पहले सिर से पैर की ओर होता है। कैसे समझेंगे इस चीज़ को? जब बच्चे का या फिर किसी भी मतलब बड़े होने के बाद भी ये समझिए कि आपका दिमाग काम करेगा तभी तो आप अपने हाथ पैर हिला पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पूरे बॉडी का कनेक्शन कहाँ पे होता है? हमारे दिमाग पे होता है। यदि हमारा दिमाग हमें क्या करेगा? वो विकसित हो चुका रहेगा, है ना, विकास हो चुका रहेगा उसका, तभी तो वो हमें हमारे हाथ पैर को मूवमेंट कराने के लिए क्या करेगा? इंस्ट्रक्शन देगा। तो इसीलिए आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि बालक का विकास किस तरीके से होता है? सिर से पैर की ओर होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अगर दिमाग विकसित है तभी हमारा बॉडी को हम क्या करेंगे? मूवमेंट करा सकेंगे। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि सिर से पैर की ओर बालक का विकास कैसे होता है। अगर आपको ये नहीं याद आता है सिर से पैर की ओर विकास होता है करके, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। ये सटीक तरीका नहीं है, लेकिन आपको जिस तरीके से भी याद हो जाए वो अच्छा है। ठीक है, अगला प्रश्न है विकास के संबंध में गलत कथन है। विशिष्ट से सामान्य की ओर सार्वभौमिक प्रक्रिया है या फिर दिशा सिर से पैर की ओर या फिर वर्तुलाकार गति। ठीक है, ये विकास के संबंध में इसमें से गलत कथन कौन सा है ये बताइए। तो कोई भी बच्चा देखिए सीखता है तो क्या सीखता है? विशिष्ट से सामान्य की ओर सीखेगा। क्या मतलब कि उसको बहुत सारा सब कुछ आएगा, मतलब कि वो अच्छा खासा मान लीजिए पेंटिंग करना जान रहा है, ठीक है, अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बना ले रहा है या फिर बहुत अच्छी हैंड राइटिंग है, बहुत अच्छा सीख रहा है, सब चीज़ अच्छा लर्निंग है, सब कुछ है, लेकिन वो धीरे धीरे क्या हो जा रहा है? एकदम सामान्य चल रहा है, उसको कुछ भी नहीं आ रहा है या बहुत कम कम आने लगा। ऐसा होता है क्या? नहीं। पहले क्या होता है कि वो शुरुआत करता है थोड़े थोड़े चीज़ों से। जैसे मान लीजिए हम उसको अनार आम पढ़ा रहे हैं, ABCD पढ़ा रहे हैं, तो वो क्या करेगा? पहले एक एक अक्षर को पहचानना सीखेगा, एक एक अक्षर का उच्चारण करना सीखेगा, उसके बाद फिर उसकी पकड़ अच्छी मजबूत होगी और वो सबको अच्छे से सीखेगा। ये होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। लेकिन इसमें कथन दिया हुआ है विशिष्ट से सामान्य की ओर विकास होता है, तो ये क्या है? गलत है। इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा विशिष्ट से सामान्य की ओर विकास के संबंध में गलत कथन है। लेकिन सार्वभौमिक प्रक्रिया है विकास, ये क्या है? सही कथन है। दिशा क्या होती है? सिर से पैर की ओर क्या होता है? विकास होता है। यहाँ पे जो दिया गया है वही है, ठीक है। फिर वर्तुलाकार गति से विकास होता है, ये भी सही कथन है। तो गलत कथन यही था कि विशिष्ट से सामान्य की ओर क्या होता है? विकास होता है। अगला प्रश्न है गर्भधान काल की अवस्था नहीं है शैशवावस्था, डिम्ब, बीजकरण, भ्रूणावस्था। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे भ्रूणावस्था क्या है? भ्रूण बनता है, ऐसा आपने सुना होगा, ठीक है। बीजकरण, ठीक है, और डिम्ब, ये सारे जो हैं आपके गर्भाधान काल की अवस्था है। लेकिन शैशवावस्था क्या है? जो शिशु होता है उसको बोलते हैं, उस अवस्था को बोलते हैं शैशवावस्था। तो ये गर्भधान के काल में होगा क्या? नहीं। ये कब होगा? जब बच्चा बाहर आएगा और जन्म ले लेगा, इसको बोलते हैं शैशवावस्था। ठीक है, ये शैशवावस्था बाद में आएगा, लेकिन गर्भकाल में ये तीनों अवस्थाएं होंगी। और शैशवावस्था क्या है? गर्भधान काल की अवस्था नहीं है। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है? देखते हैं। मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास, आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। तो मानव शरीर की मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है? जब मन और शरीर का विकास साथ में होता है, ये होती है मनोभौतिक एकता। गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है, ठीक है। किसका निर्माण होता है? पैर का, सिर का, धड़ का या फिर सभी का? सबसे पहले निर्माण किसका होता है? किसी बच्चे का गर्भ में, वो होता है सिर का। जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? जन्म के समय शिशु में होती हैं 206 हड्डियां, 230 हड्डियां, 270 या फिर 320। तो कितनी हड्डियां होती है? 270
70 हड्डियाँ होती हैं जन्म के समय किसी भी शिशु में, और एक वयस्क मनुष्य में कितनी हड्डियाँ होती हैं, ये आप कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है 6 माह में, 8 माह में, 9 माह में या फिर 3 माह में। जब कोई बालक जन्म लेता है तो वो तुरंत किसी चीज़ों को नहीं पहचानता है, ठीक है। वो कब पहचानना शुरू करता है अपनी माँ को, वो पहचानता है 3 माह में। अगला प्रश्न है, बालक के जन्म के समय शिशु के जो मस्तिष्क होते हैं उसका भार कितना होता है, तो उसका भार होगा 300 ग्राम, 350 ग्राम, 400 ग्राम या फिर 450 ग्राम। क्या होगा बताइए। तो बालक के जन्म के समय शिशु, मतलब ये समझिए शिशु के जन्म के समय उसका मस्तिष्क का भार कितना होगा, 350 ग्राम होगा। अगला प्रश्न है, कल्पना जगत में विचरण होता है शैशवावस्था में या फिर किशोरावस्था में या फिर बाल्यावस्था में या फिर शैशवावस्था व किशोरावस्था दोनों में। मतलब हम कल्पना में कब अधिक रहते हैं, वैसे तो हमेशा ही रहते हैं कि थोड़ी ना थोड़ी चीज़ों की कल्पना करते हैं। बड़े होने के बाद भी समझिए, आप वयस्क हो जाते हैं तब भी, वृद्ध होते हैं तब भी कि ऐसा ऐसा होता, काश ये हो जाता, वो हो जाता, हम यहाँ जाते वहाँ जाते। इस प्रकार से बहुत सारी कल्पनाएं हमारे दिमाग में चलती रहती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कल्पना जगत में हम कब विचरण करते हैं, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में या फिर बाल्यावस्था में। तब आता है शैशवावस्था और किशोरावस्था में। बाल्यावस्था में क्यों नहीं, क्योंकि बाल्यावस्था में तो हम किस में बिज़ी रहते हैं, समझिए, हम अपने खेल कूद के कामों में बिज़ी रहते हैं ना, कि हमारे पास ये खिलौना है, वो खिलौना है, इसी सब में हम खेलने में बिज़ी रहते हैं। लेकिन शैशवावस्था में हमारे पास कुछ काम नहीं होता, हम लेटे लेटे बस, या शिशु लेटे लेटे बस क्या करता है, कल्पना करते रहते हैं। और किशोरावस्था में भी वो ज़्यादा कल्पना करता है। क्योंकि एक हिसाब से आप इस तरीके से देख सकते हैं, किशोरावस्था किसको बोलते हैं, जो टीनेजर्स होते हैं उनको किशोरावस्था में लेते हैं। वो क्या करते हैं कि हमें नई, मान लीजिए बालक है, ठीक है, लड़का है, तो वो क्या सोचेगा कि मुझे नई बाइक मिल जाए, या फिर मैं दोस्तों के साथ यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, है ना। और अगर बालिका है तो उसकी भी कुछ ऐसी कल्पनाएं रहती है। इस प्रकार से वो क्या करते हैं, कल्पना जगत में ही विचरण करते रहते हैं शैशवावस्था और किशोरावस्था में। अगला प्रश्न है, बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है किस वर्ष में। अब जैसे मैंने बताया था, अक्षरों की पहचान बालक कब करता है, 5 वर्ष में, ठीक है। उसी प्रकार क्यों करता है, मैंने बताया था क्यों, क्योंकि ऐसा माना गया है, ठीक है। मनोवैज्ञानिक क्या है, उन्होंने ऐसा समझ लीजिए कि 5 वर्ष के आयु में बच्चों को स्कूल में लेते थे, है ना, विद्यालय भेजा जाता था। तो उस हिसाब से उन्होंने ये सोच लिया है कि 5 वर्ष में ही भेजा जाता था। क्यों, क्योंकि इस समय उनको अक्षरों का ज्ञान होना स्टार्ट होता था, समझिए, या फिर रंगों का ज्ञान होना, या फिर वो पढ़ना सीखते थे, जो भी समझिए उस समय में उन्होंने ऐसा सोचा है कि 5 वर्ष में ही उनको सब चीज़ आना शुरू होता है, इस वजह से उनको विद्यालय भेजा जाता है। इसलिए बालक का मुख्य रंगों की पहचान कब कर लेता है, इसमें भी आपका 5 वर्ष ही आएगा। अगला प्रश्न है, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है। छोटे छोटे वाक्यों को बोलना, ठीक है, क्योंकि लंबा लंबा वाक्य, मतलब बड़ा बड़ा वाक्य आप एक साथ नहीं बोल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए शैशवावस्था, यही बहुत बड़ा वाक्य है, इसको एक साथ नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, बहुत बड़ा शब्द है। तो आप इसको शैशवावस्था इस तरीके से कब बोलते हैं। या फिर 3 पहियों की साइकिल चलाना कब शुरू करते हैं। आप 3 पहियों के मान लीजिए आपको छोटे छोटे वाक्यों को बोलना कब शुरू करते हैं ये नहीं पता है, तो आप ये सोचिए कि 3 पहियों की साइकिल कब चलाते हैं। आप चलाते हैं शैशवावस्था में, ठीक है, शैशवावस्था। तो शैशवावस्था जब आप थोड़े से बड़े हो जाते हैं, जब अपने घुटनों के बल चलना शुरू कर देते हैं, या फिर उससे थोड़े से बड़े हो जाते हैं, जब आपने क्या बोलना चाहिए, लड़खड़ा कर चलना शुरू करते हैं। इस तरीके से की अवस्था में आप शैशवावस्था में क्या करते हैं, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना सीखते हैं। निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होता है। प्रकाश की ओर, माँ की ओर, ध्वनि की ओर या फिर भोजन की ओर। तो आपने देखा होगा, जो छोटे छोटे बालक हुए होते हैं, है ना, मतलब जिनका जन्म तुरंत हुआ होता है, या फिर 2-4 महीने के जो बालक होते हैं, उनको आप लिटा दो और लाइट ऑन कर दो, है ना,
तो वो क्या करते हैं, बस वो लाइट की ओर ही देखते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो खिंचाव है या फिर जो आकर्षण है वो सबसे ज़्यादा होता है प्रकाश की ओर। बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए, ठीक है, बालक की जिज्ञासा को क्या किया जाना चाहिए? दमन, शांत, उत्तेजित या फिर सक्रिय। दमन करेंगे मतलब वो क्या हो जाएगा, उसमें कुछ जानने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी, है ना। आप उसको कुछ बता नहीं रहे हैं और डांट रहे हैं तो वो बालक के जिज्ञासा को दमन हो जाता है। शांत कैसे करेंगे आप, अगर उसे कुछ जानने की इच्छा है तो आप उसे बताएंगे कि ऐसा ऐसा, मतलब मान लीजिए वो कोई प्रश्न कर रहा है कि पंखा क्यों घूम रहा है, तो आप उसे बताएंगे कि इस कारण से पंखा घूम रहा है, तो उसकी जिज्ञासा शांत होगी। उत्तेजित कैसे करेंगे, आप उसे नहीं बता के आप बोलेंगे कि मुझे पता है पर नहीं बताऊंगा, अभी आप छोटे हो, आप बड़े हो जाओगे तब बताऊंगा, तो वो उससे और उत्तेजित होते हैं, ठीक है। सक्रिय नहीं करना है, तो बालक की जिज्ञासा को क्या करना है, हमें शांत करना है। भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? 1930 में, 1887 में, या फिर 1879 में, या फिर 1590 में। तो भारत में बाल विकास की शुरुआत हुई 1930 में। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह निम्न में से कौन सा है? सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता, रुचियों का प्रभाव नहीं पड़ता, आवश्यकताओं का, या फिर असुरक्षा का, या फिर अभिवृत्ति का, ठीक है। किशोरावस्था में सामाजिक विकास, ठीक है, समाज के प्रति जो विकास होता है बच्चों का, उसमें किसका प्रभाव नहीं पड़ता? रुचि का, आवश्यकताओं का, या असुरक्षा का, या फिर अभिवृत्ति का। तो किसका? असुरक्षा का। अगला प्रश्न है, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी है? रुचियाँ, आवश्यकताएं, असुरक्षा, या फिर अभिवृत्ति। तो इसका सही आंसर होगा असुरक्षा। किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण में जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से कौन से है? परंपराओं को धारण करने की अवस्था, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था, या फिर स्वकेंद्रित अवस्था। प्रश्न क्या है कि किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण में जो अवस्था संबंधित है ना, चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है उसके बारे में बताना है। तो जो आधारहीन आत्मचेतना अवस्था होती है यह होती है किशोरावस्था की। बिना आधार के क्या करते हैं? आत्मचेतना करते हैं, और यही अवस्था होती है किशोरावस्था की। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है? हरलॉक, जेम्स ट्रेवर, मैकडूगल और मुनरो। तो ये है हरलॉक इसका सही आंसर। किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसे उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। कथन किसका है? जॉन एंड सिम्पसन, गैसल, स्टेनली हॉल, या फिर ग्रिटफ्रे। ये किसका है? स्टेनली हॉल का, स्टेनली हॉल का कथन है। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा देने वाले कौन मनोवैज्ञानिक है, ये बताइए, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, और साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह किसने कहा है? जीन पियाजे ने कहा है। अगला प्रश्न है, मानसिक विकास का संबंध नहीं है। संबंध है नहीं बोल रहा है, संबंध नहीं है बोला जा रहा है। किससे नहीं है? शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई से, तर्क एवं निर्णय से, स्मृति एवं विकास से, अवबोध की क्षमता से। तो मानसिक विकास की बात कर रहे हैं, मतलब सब क्या होगा? दिमाग से आपका रिलेटेड रहेगा। लेकिन शिक्षार्थी का वजन और ऊंचाई, ये तो शारीरिक चीज हो गई, मानसिक नहीं हुई, तो ये क्या होगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है वजन बढ़ाने की, शिक्षा की, समायोजन की, या फिर अच्छे परीक्षा परिणाम की। तो क्या वजन बढ़ाने की समस्या ये
बहुत बड़ी समस्या है या फिर प्रमुख समस्या है? नहीं। शिक्षा की समस्या? नहीं। अच्छे परीक्षा परिणाम देने की, ये भी समस्याएं हैं ये, पर ये कम मात्रा में है, ये किसी किसी को होती है, पर हर सबसे ज़्यादा जो समस्या देखा जाता है किशोरावस्था में होती है समायोजन की। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह कथन है स्किनर का, स्टेनली हॉल का, E.A. किलपैट्रिक का या फिर थॉर्नडाइक का। यह है स्टेनली हॉल का। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। ये स्टेनली हॉल जो है, ये जो मनोवैज्ञानिक है, इनका बहुत सारे प्रश्न अभी तक हमने देख लिए हैं। इनके ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसे अच्छे से देखिएगा, ठीक है। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास की अवस्थाएं हैं 4, 3, 2, 5। कितनी हैं? 4 हैं। अगला प्रश्न है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है परिवार का वातावरण, धार्मिक वातावरण या फिर परिवार की सामाजिक स्थिति या फिर परिवार की आर्थिक स्थिति। जो धार्मिक वातावरण है ना, जो धार्मिक वातावरण है वो क्या करता है? मानसिक विकास को प्रभावित नहीं करता है। इस तरीके से यहाँ पर लिया गया है आंसर। आपको क्या लगता है? ये आप कमेंट करके बताइए कि धार्मिक वातावरण जो है आपके मानसिक विकास को प्रभावित करता है या नहीं। नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया है? कोहलबर्ग ने, एरिक्सन ने, फ्रायड ने या फिर पावलोव ने? किसने? कोहलबर्ग ने। वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया? कार्ल पियर्सन ने या फिर मैकडूगल ने या फिर मेंडल ने या फिर किसने? पावलोव ने। वंशानुक्रम से संबंधित चूहों पर किसने किया प्रयोग? जो है चूहों पर किसने किया? मेंडल ने। या फिर इसको आप कैसे पढ़ेंगे? मेंडल ने। चूहों पर वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग किसने किया? चूहों पर किसने किया? मेंटल ने। जो मेंटल है वो चूहों पर प्रयोग कर रहा है, इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं, मेंडल ने, ठीक है। ये सिर्फ याद करने के लिए था, आप इसे कुछ गलत मत लीजिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? तो क्या नहीं है? खुश मिजाज, सामाजिक, आसानी से चिढ़ने वाला या फिर ऊर्जा का उच्च स्तर, ठीक है। ऊर्जावान जो बालक होता है, या क्या बोल रहे हैं? मित्रवत बालक है, मतलब दूसरों से अच्छे से दोस्ती रखता है या फिर मित्रता रखता है, वैसा बालक का जो लक्षण नहीं है वो बताइए। तो जाहिर सी बात है, जो ऊर्जावान है वो खुशमिजाज होगा, सामाजिक होगा। क्यों? क्योंकि वो सभी से मित्रतावत व्यवहार करता है, ठीक है। आसानी से चिढ़ने वाला हो सकता है, जो सबसे मित्रता रख रहा है, जिसके बहुत सारे दोस्त हैं, वो क्या किसी की बातों से आसानी से चिढ़ सकते हैं? नहीं। फिर अगला है, ऊर्जा का उच्च स्तर होगा। ऊर्जावान होगा बोल रहे हैं, मतलब ऊर्जा का स्तर ज़्यादा होगा तभी तो वो ऊर्जावान होगा। तो आपका जो लक्षण नहीं है उसमें आएगा आसानी से चिढ़ने वाला जो बालक है वह ऊर्जावान मित्रवत के लक्षण नहीं है। किशोरावस्था प्रारंभ होती है 10 वर्ष की आयु से, 16 वर्ष की आयु से, 12 वर्ष की आयु से या फिर 18 वर्ष की आयु से। कब शुरुआत होती है किशोरावस्था की? 12 वर्ष की आयु से होती है। अगला प्रश्न है, पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का समप्रत्यय किसने दिया? कार्ल रोजर्स, फ्रायड या फिर फ्रांसिस गाल्टन या फिर इवान पावलोव? किसने दिया? कार्ल रोजर्स ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थिरता के विकास को समझने में सहायता की? पियाजे ने, फेस्टिगर ने या फिर एरिक्सन ने या फिर बेलाक ने? किसने की? पियाजे ने। सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक की किस लक्षण की ओर इंगित करता है? पराहम केंद्रिता, सजीव चिंतन या फिर वस्तु स्थिरता? किसका? सजीव चिंतन का। अगला प्रश्न है, किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? किसने किया? नॉम चॉम्स्की ने।
अगला प्रश्न है, फ्रायड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? मुखीय, गुदीय, लैंगिक या फिर प्रसूति? किसमें जाता है? लैंगिक में। मुझे कुछ प्रश्न में गड़बड़ी लग रहा है, तो आप इसको अभी रहने दीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु वेशलर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है? अंगगणितीय, सदृश्यता या फिर समानता या फिर शाब्दिक तर्क या चित्रपूर्ति? तो बुद्धि मापने की कौन सी एक निष्पादन मापनी है? चित्रपूर्ति। बाल मनोविज्ञान का सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है। मनोविश्लेषणात्मक, व्यवहारात्मक, क्रांतिक अवस्था समूह या फिर संज्ञानात्मक? किसमें होता है? मनोविश्लेषणात्मक में। ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है? ए मतलब अ बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है? प्रियर ने, सिन ने, डार्विन ने या फिर स्टर्न ने? किसने लिखी है? डार्विन ने। अगला प्रश्न है, मानकीकृत परीक्षण का अर्थ? विश्वसनीयता, वैधता, मानक या फिर उपरोक्त सभी? क्या आएगा? उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? इसके अनुसार है कॉल्सनिक, पियाजे, स्किनर या हरलॉक? किसके अनुसार? स्किनर के अनुसार। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है अधिगम एवं बुद्धि, व्यक्तिवृत्त अध्ययन या फिर उपचारात्मक अध्ययन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्तित्व विकास की जो अवस्था है वह क्या होती है? अधिगम या एवं बुद्धि, अधिगम एवं बुद्धि। ठीक है। विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार या सोच समझ कौशलों में वृद्धि? किसमें आएगा? विकास मतलब सिर्फ एक चीज़ का विकास नहीं होता है। क्या होता है? आपके सभी चीज़ों का विकास होगा, जैसे कि आपका शारीरिक विकास, मानसिक विकास। तो शारीरिक में क्या हो जाएगा? आकार, मानसिक में हो जाएगा सोच समझ और कौशल में वृद्धि। तनाव और क्रोध की अवस्था है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वृद्धावस्था। कहा जाता है कि जो सबसे ज़्यादा तनाव मतलब डिप्रेशन बोलिए या फिर चिंताग्रस्त जो अवस्था होती है वो होती है किशोरावस्था। सबसे ज़्यादा अभी आज के डेट में और ज़्यादा, आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा अगर आपको कोई डिप्रेशन में मिलेंगे तो वो मिलते हैं किशोरावस्था, टीनेजर्स। और क्रोध तो वैसे ही उनको आता है बिल्कुल झट से। बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम, वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का आर्थिक कारकों का। क्या बालक का विकास का परिणाम क्या है? मतलब बालक का विकास किस तरीके से होता है? वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया। मतलब कि एक तो उसका विकास अगर शारीरिक तौर पे देखा जाए तो वो उसके किसके हिसाब से होगा? वंशानुक्रम के हिसाब से होगा, है ना, कि उनके पूर्वज बोल दीजिए या फिर माता पिता, दादा दादी वो कैसे थे, शारीरिक बनावट कैसी थी, मानसिक स्थिति उनकी कैसी थी। मानसिक स्थिति कहने मतलब वो तेज बुद्धि वाले थे या सामान्य बुद्धि वाले थे, उस हिसाब से होता है। और वैसे ही वातावरण, उनके घर परिवार का, आस पड़ोस का, समाज जिस समाज में रहते हैं उनका जो वातावरण है वो भी बालक के विकास में बहुत भागीदारी देता है। अगला प्रश्न है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा या फिर समायोजन? क्या होगा? स्नायु मंडल। श्याम पट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता या फिर बड़े अक्षरों में लिखना या छोटे अक्षरों में लिखना? कहने का यहाँ पर क्या मतलब हो रहा है? श्याम पट मतलब क्या होता है? ब्लैक बोर्ड। ठीक है। तो ब्लैक बोर्ड में यदि आप कुछ भी बच्चों को सिखा रहे हैं और आप इस तरीके से अपना, जैसे बड़े समझ जाते हैं आसानी से, ठीक है, कुछ भी आप लिखो,
इस तरीके से आप कर्सर में लिखो या जैसे भी लिखो, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं फिर भी बड़े उसको समझ जाएंगे, क्योंकि वो बहुत अच्छे से उस चीज़ को बार बार पढ़ चुके हैं और उनको ये अच्छे से पता है। लेकिन बच्चों को क्या चाहिए, जब तक आप उनको बिल्कुल अच्छे से इस तरीके से लिखकर आराम से बहुत साफ़ सुथरा कोई भी चीज़ आप नहीं बताएंगे, उनको समझ नहीं आता है। इसलिए क्या इम्पॉर्टेंट है मतलब ब्लैक बोर्ड में लिखते समय क्या इम्पॉर्टेंट है बोल रहे हैं, अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, या फिर बड़े अक्षरों में लिखना या फिर छोटे अक्षरों में लिखना। तो क्या इम्पॉर्टेंट है, अच्छी लिखावट। अच्छी लिखावट मतलब साफ सुथरा, ठीक है, साफ सुथरा भी हो और आप अच्छी लिखावट में मतलब ये आ जा रहा है कि आपकी हैंड राइटिंग भी अच्छी हो और साफ सुथरा हो, जो बच्चों को अच्छे से भी समझ आए। तो ब्लैक बोर्ड में लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण होता है अच्छी लिखावट का। अगला प्रश्न है, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास। सेकंड ऑप्शन है संवेगात्मक विकास, थर्ड ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास और फोर्थ ऑप्शन है नैतिक विकास। तो शरीर में के आकार में वृद्धि कैसे होगी, शारीरिक और गत्यात्मक विकास की वजह से। शारीरिक विकास तभी होगा जब शरीर में आपके विकास होगा, है ना। संवेगात्मक विकास, संज्ञात्मक विकास, नैतिक विकास, ये सब मानसिक पे आ जा रहा है। तो जब शारीरिक और गत्यात्मक विकास होगा तभी आपके शरीर के आकार में वृद्धि होगी। पियाजे के संज्ञात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक, 7 से 11 वर्ष तक, 11 से 16 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है, सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो आपने कहीं ऐसा सुना है, देखा है कि लड़के बहुत बुद्धिमान होते हैं या लड़कियां बहुत बुद्धिमान होती हैं, या फिर सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं? नहीं, बुद्धि का लिंग से कोई भी संबंध नहीं है कि अगर लड़का है तो वो बुद्धिमान होगा, लड़की है तो वो बुद्धिमान होगी। इस तरीके से कोई भी बुद्धि का इन दोनों से संबंध नहीं है। बुद्धि दोनों में से किसी की भी तेज हो सकती है, दोनों में से कोई भी बुद्धिमान हो सकता है। अगला प्रश्न है, परामर्श का उद्देश्य है बच्चों का समझना, बच्चों की कमियों के कारण का पता करना, बच्चों को समायोजन में सहायता करना, या फिर उपरोक्त सभी। परामर्श अगर हम देते हैं किसी को तो क्या होता है कि हम बच्चों को भी समझे कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, और बच्चे फिर हम जो जवाब दे रहे हैं, जो उन्हें समझाना चाह रहे हैं वो बच्चे समझे, और उनकी कमियां क्या हैं वो हम पता करें, और बच्चों के समायोजन में हम उनकी सहायता करें। इस तरीके से उपरोक्त सभी आ जाएगा, ठीक है। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना, ऐसा होना चाहिए, उपदेश देना। तो बच्चों में नैतिकता की स्थापना कैसे कर सकते हैं? शिक्षक का जब एक आदर्श रूप में व्यवहार होगा अगर बच्चों के साथ, तभी तो बच्चे भी उनके प्रति अच्छा व्यवहार करेंगे, सम्मान वाली दृष्टि से देखेंगे। इस तरीके से आप इसका आंसर ढूंढ सकते हैं। अगर बच्चों में नैतिकता कब आएगी? नैतिकता का क्या मतलब होता है? सारी अच्छी अच्छी बातें सिखाना, किसी दूसरे को देख के उनके लिए प्रेम भाव, सम्मान, दुख, दया, दृष्टि सब रखना, है ना। तो अगर टीचर जो है, शिक्षक है, वो बच्चों से एकदम क्या कर रहा है बच्चों के साथ कि अगर वो छोटी सी भी कोई गलती कर रहा है, बच्चा है अभी ना समझ है, आप उसको जैसे समझाएंगे वो वैसे ही समझेगा। तो अगर आप बच्चों को छोटी सी भी गलती में आप छड़ी लेके मारना पीटना चालू कर देंगे तो वो क्या सीखेगा आपसे? वो आपके प्रति कैसा व्यवहार करेगा? तो वही बोल रहा है कि शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। शिक्षक में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था खालिस्तान का विकास। व्यावसायिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, किंडरगार्टन, लैटिन स्कूल। तो शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था किंडरगार्टन का विकास। एक अच्छा अध्यापक
विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। ठीक है, विद्यार्थियों के बीच क्या बढ़ावा देता है एक अच्छा शिक्षक या अध्यापक? प्रतियोगिता की भावना को, या फिर सहयोग की भावना को, प्रतिद्वंदिता की भावना को, या तटस्थता की भावना को। तो क्या शिक्षक क्या सिखाएगा? दो बच्चों को उठा देगा और बोलेगा तुम दोनों एक दूसरे से कंपटीशन करो, ऐसा सिखाएगा? नहीं। क्या करेगा कि अगर इसको नहीं आता है तो तुम, जिसको आएगा उसको क्या बोलेगा, तुम इसको थोड़ा सा सिखा दो, और जिसको नहीं आता उसको क्या बोलेगा, अगर तुम्हें नहीं आ रहा है तो इससे सीख लो थोड़ा सा। इस तरीके से सहयोग की भावना को सिखाता है, सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न है, शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है आजीविका कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास, या फिर पढ़ना एवं लिखना सिखाना, या फिर बौद्धिक विकास। तो क्या शिक्षक केवल पैसे कमाने के लिए, अपने सैलरी पाने के लिए जाते हैं, या फिर उनको क्या करना चाहिए, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना चाहिए, मतलब हर तरीके से उनका विकास करना चाहिए, या फिर पढ़ना और लिखना बस सिखा दिया बाकी अब आप देख लो, ऐसा करना चाहिए, या फिर सिर्फ बौद्धिक विकास पे ध्यान देना चाहिए? तो क्या करना चाहिए, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना चाहिए, ये शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए। खालिस्तान तथा खालिस्तान की विशिष्ट अन्योन क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। वंशानुक्रम, पर्यावरण, या फिर चुनौतियां, सीमाएं, स्थिरता, या फिर परिवर्तन, खोज, या फिर पोषण। क्या है? वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। ठीक है, तो जो बच्चे पर किसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है? वंशानुक्रम और पर्यावरण का। चुनौती और सीमाओं का, या फिर स्थिरता और परिवर्तन का, या फिर खोज और पोषण का। किसका होता है? वंशानुक्रम और पर्यावरण का। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए IT स्कूली योजना वर्ष खालिस्तान में शुरू की गई थी। 2001, 2002, 2003, 2004 कब शुरू की गई थी? या फिर 2004 को शुरू की गई थी। 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुक्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान वर्ष खालिस्तान में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 2001 में शुरू किया गया था सर्व शिक्षा अभियान वर्ष। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष खालिस्तान में निकाला गया था। 1998 में निकाला गया था। निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है? विद्यालय की संरचना, शिक्षक को विषय की समझ, शिक्षक की योग्यता, शिक्षक की लिखावट। यदि उन्हें योग्यता है, उनके पास बहुत सारे डिग्रियां हैं, है ना, उनको पढ़ना आता है, पर उस चीज़ का उतना समझ नहीं है, तो काम का है क्या? नहीं। शिक्षक की लिखावट से अगर बच्चा सीखेगा क्या? शिक्षक की लिखावट ही अच्छी, वो देख देख के कॉपी कर रहे हैं, बच्चे को क्या सिखाएंगे? ठीक है, विद्यालय की संरचना बच्चों के पढ़ाई में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देगी क्या? नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट जो होगा, जो प्रभाव करेगा, वो क्या होगा? शिक्षक को विषय की समझ। जैसे कि मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है, साथ में मैं जो पढ़ रही हूँ वो आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ वीडियो बना के, ताकि आप भी वो चीज़ देखें। अगर आपको पता नहीं है क्या पढ़े, कैसे पढ़े, किससे पढ़े, तो आप क्या करें, मैं जो पढ़ रही हूँ साथ में आप भी पढ़ते जाइए, जिससे मेरी भी तैयारी होती जाएगी और आपकी भी तैयारी होती जाएगी। अगला प्रश्न है, शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। छात्रों को प्रभावित करने के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, छात्रों को एकाग्रचित बनाने के लिए, या फिर छात्रों के अंदर शिक्षण रखने के लिए। शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग शिक्षक कब करता है? शिक्षण अर्थात जो वो शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को, या जो पढ़ा रहे हैं उसको रोचक बनाने के लिए वो शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता, अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते तो शिक्षक को क्या करना चाहिए?
जैसे कि स्कूलों में होता है ना पेरेंट्स टीचर मीटिंग है ना, पीटी होता है, तो सभी बच्चों को बोल दिया जाता है कि अपने पेरेंट्स को बुला के लाइएगा। क्यों? ताकि उनके बच्चों का कितना विकास हो रहा है, कितना वह पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, कितना कुछ अच्छा कर रहे हैं, कितना कुछ गलत कर रहे हैं, वो सभी बातों से क्या करें, उनके अभिभावक या माता पिता को उससे क्या करें, अवगत कराएं कि वो विद्यालय में क्या कर रहे हैं, क्या नहीं। ठीक है, तो उस विषय में क्या करना चाहिए यदि उनके अभिभावक या माता पिता ना आए? माता पिता को लिखना चाहिए, जाकर उनसे मिलना चाहिए, वैसे छात्रों को दंडित करना चाहिए, वैसे छात्रों को अनदेखा करना चाहिए। तो मैंने जो देखा है मैं वो बताती हूँ, इसका तो बाद में देख रहे हैं हम। ठीक है, मैं पढ़ाई करती थी स्कूल में, तब मेरे जो क्लास टीचर थे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो बिल्कुल भी, मैंने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की है, तो उस टाइम पे क्या होता था, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी ना स्कूल आते हैं, बस एडमिशन करा लिया, बीच बीच में शक्ल दिखाने आ गए, और पढ़ाई में भी बिल्कुल ध्यान नहीं है, ना परीक्षा में उनके अच्छे अंक आ रहे हैं, और ना ही वो अपने परिवार वालों को या अभिभावक को, माता पिता को, किसी को साथ में लेके आ रहे हैं बुलाए जाने पर। तो मैंने खुद देखा था कि मेरे जो क्लास टीचर थे वो क्या किए कि जैसे ही हमारी छुट्टी हुई, वो उसका एड्रेस पता करके उस एड्रेस पे गए और उनके माता पिता से मिलकर उन्होंने बात की कि ऐसा ऐसा है, आपकी बच्ची इस कारण से स्कूल नहीं आ रही है, उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं है, या जो भी उन्होंने अपनी बात की होगी। कुछ समय बाद वो क्या हुआ, उनके समझाने से हुआ या क्या, इसका मुझे नहीं पता, पर जाहिर सी बात है वो जाकर मिले हैं उनसे, तो उन्हीं के समझाने के कारण ही वह कुछ दिनों में स्कूल आने लग गई थी। तो इस तरीके से एक शिक्षक को क्या करना चाहिए कि ये नहीं कि जो होशियार बच्चा है सिर्फ उस पर ध्यान देना चाहिए, जितने भी बच्चे हैं क्लास में, चाहे वो 50 हो, 60, 70, 100, जितने भी बच्चे हो, हर किसी पे एक एक बच्चे पे ध्यान देना चाहिए। अब इतने सारे बच्चे हैं तो कैसे ध्यान दे पाएंगे, ये भी होता है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं कि एक ही दिन में सारे बच्चों पे एक साथ ध्यान नहीं दे सकते, लेकिन एक एक करके आप एक एक बच्चों को मतलब पर्सनली देखिए कि वो क्या करते हैं, उनको कितना समझ आता है, कितना नहीं, और कुछ नहीं तो रिज़ल्ट तो दिखता ही है। जैसे मान लीजिए हर 3 महीने में जो एग्ज़ाम होता है उसमें टेस्ट लेते हैं, उसमें देखिए कि हमेशा इसका नंबर कम ही आता है, क्यों, क्या प्रॉब्लम है, इसको समझ नहीं आ रहा है या पढ़ने का मन नहीं करता है, दिक्कत कहाँ पे आ रही है। इस तरीके से शिक्षक को हर पहलू से देखना चाहिए। तो इसका आंसर होगा जाकर उनसे मिलना चाहिए। किनसे मिलना चाहिए? बच्चों के माता पिता से मिलना चाहिए। किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना खाली स्थान पढ़ाई के रूप में जाना जाता है। बंटित, समूहित, अंतरालित या फिर इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। पाठ्य चर्चा निर्माण को कार्य माना जाता है, एक नेमी कार्य, एक विशेषज्ञता कार्य नहीं, या फिर एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य, या फिर एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं। पाठ्य चर्चा निर्माण को क्या मानना चाहिए, क्या कार्य माना जाता है? एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी की प्रशंसा की जानी चाहिए एकांत में, अलग से, लोगों के बीच, या फिर व्यक्तिगत रूप से? तो अगर कोई विद्यार्थी अच्छा कर रहा है तो क्या करना चाहिए कि जितने भी लोग हैं उनके कक्षा में बोलिए, या फिर आप जहाँ पे भी उसके अच्छे काम को देख रहे हैं तो वहाँ पे आप उसको लोगों के बीच में ही वहीं पे उसको शाबाशी दीजिए, उन्हें बताइए कि उन्होंने अच्छा काम किया है। लेकिन यदि विद्यार्थी से कोई गलती होती है तो ये नहीं कि लोगों के बीच में ही डांटना चाहिए, उनको एकांत में डांटना चाहिए, और मतलब डांटना नहीं चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए। एक दो बार तो आप अगर उनसे छोटी मोटी गलती हो गई है तो समझाइए ही, जब बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तब फिर उनको फिर हैंडल करने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है। विद्यार्थी की प्रशंसा की जानी चाहिए लोगों के बीच में। निम्नलिखित में से क्या उस खांचे या रेंज को सूचित किया जाता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है? प्रवीणता मतलब कि आप पास हो रहे हैं या नहीं, इसका किस रूप में देखा जाता है? रिजल्ट में, है ना, आपकी जो
परिणाम निकलता है आपके परीक्षा का वो किस रूप में देखा जाता है, ग्रेड में, अंक में, ग्रेड एवं अंक दोनों में, इनमें से कोई नहीं, किस में, ग्रेड में। अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। 60%, 85%, 50% या फिर 95%, कितना होता है, 85%। हमारी पढ़ाई का 85% हिस्सा दृश्य और मतलब आँखों के द्वारा और कानों के द्वारा हम ग्रहण करते हैं। इसीलिए क्या पढ़ाई करने का तरीका क्या बोला जाता है, लिखते तो हैं ही वो सही है, लेकिन जब हम देख रहे हैं, जब हम सुन रहे हैं, तो इसीलिए क्या करना चाहिए, पढ़ाई को सुनना चाहिए। इसलिए क्या बोला जाता है कि आप उच्चारण कर कर के ज़ोर ज़ोर से बोल बोल के पढ़िए, जिससे आपको अच्छे से याद होगा। क्यों? क्योंकि हम अपनी ही आवाज़ जब सुनते हैं तो वो हमें ज़्यादा अच्छे से याद होता है। या फिर आप याद कीजिए, जब आप बचपन में पढ़ने जाते थे अपने स्कूल में, छोटे छोटे क्लासेस में होते थे, तो क्या होता था कि हमारे शिक्षक हमको क्या कराते थे, किसी भी एक बच्चे को कॉपी या पुस्तक लेकर खड़ा करा देते थे, वो जो पढ़ रहा है वो सब हम सुनते जाते थे और रिपीट करते जाते थे। तो जो हम सुन रहे हैं उससे हमें जल्दी याद हो जाता था। ये बहुत अच्छा काम करता था। अभी भी अगर आपके पास ऐसा माहौल है कि आप तेज़ तेज़ आवाज़ में बोलकर पढ़ सकते हैं तो ज़रूर पढ़िए, इससे बहुत अच्छे से याद होगा। ठीक है। और देखने के माध्यम से कैसे याद करते हैं या कैसे हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, हमारे ब्लैक बोर्ड पे जो लिखा होता है वो हम देख रहे हैं, और देखने के माध्यम से हम ज़्यादा सीखते हैं। इसीलिए आजकल क्या होता है कि हमें वीडियो के माध्यम से सिखाया जाता है। छोटे छोटे बच्चों को आजकल वीडियो के माध्यम से सिखाया जाता है। हर स्कूल में क्या हो गया है कि उनको प्रोजेक्टर की सहायता से पढ़ाया जाता है। वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन बढ़ावा नहीं देता, बढ़ावा देता है, या फिर अनुशासन से कुछ लेना देना ही नहीं होता है, या फिर अनुशासन की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो क्या बोल रहे हैं कि एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन क्या करता है, बढ़ावा देता है। अनुशासन से क्या होता है कि सकारात्मक पढ़ाई पढ़ाई अच्छे से होती है, वातावरण भी अच्छा रहता है। अगर सभी अनुशासन में शांति से बैठ के पढ़ रहे हैं, या फिर कोई घर पे भी पढ़ रहा है, अगर स्कूल से आके अपना होमवर्क कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तो अगर वो टाइम के अनुसार अपने अनुशासन को ध्यान में रखते हुए कि इस टाइम मुझे ये करना है, इस टाइम ये करना है करके वो शांति से फिर बैठ गया पढ़ने, तो वो उसको क्या एक सकारात्मकता अपने अंदर महसूस होती है। लेकिन वहीं आप 10-15 मिनट या आधे घंटे कुछ करते भूल गए, आपका टाइम जो आपने बना के रखा था टाइम स्लॉट कि इस टाइम में मुझे पढ़ना है, वो आगे पीछे हो गया, तो खुद में इतना चिड़चिड़ापन आ जाता है कि मैंने ये टाइम अपने लिए रखा था, इस टाइम पे ये नहीं हुआ, अब मेरा बाकी का टाइम इधर उधर हो जाएगा। इस तरीके से बहुत सारी निगेटिविटी माइंड में आते रहती है। तो क्या करता है अनुशासन, क्या करता है, बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न है, जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी आते हैं या उसे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है तो उसकी क्षमता कई गुना बढ़ती है, घटती है, अंशतः बढ़ती है, या फिर अप्रभावित रहती है। क्या होता है, उसकी जो क्षमता है वो घटती है। मतलब शिक्षक का काम क्या है, पढ़ाना। ठीक है, शिक्षक का काम क्या है, नए नए तरीक़ों से, जिस तरीके से उनके बच्चे पढ़ सके, सीख सके, वो तरीक़ों से उन्हें पढ़ाना, उनका बौद्धिक और शारीरिक विकास कराना, खेल कूद सभी उसमें आते हैं। ठीक है, लेकिन अगर उन पे और बहुत सारे काम, जैसे हर प्रकार के काम के लिए अलग अलग टीचर्स रखने चाहिए, तो उससे क्या होगा, एक तो उनको बहुत सारा टाइम मिल जाएगा अपने बच्चों के लिए सोचने और करने के लिए कुछ, और साथ में रोज़गार और बढ़ेगा। 2-3 सीट तो एक विद्यालय में बढ़ ही जाएगा, मतलब इतने सारे विद्यालय, मतलब सोचिए कितने से। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होगा, अगर वो सारे जो एक टीचर है अपने एक क्लास का ही, मान लीजिए क्लास टीचर, हाँ, क्लास टीचर जो होता है वो क्या करता है, मान लीजिए अपने रजिस्टर का काम होता है, सब बच्चों का बहुत सारा काम होता है क्लास टीचर के पास। तो अगर वो सारे काम खुद ही किए जा रहे हैं तो वो बच्चों के लिए टाइम दे पाएगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि उसको सब प्रकार के कामों का टेंशन होगा। फिर विद्यालय की भी बहुत सारे काम होते हैं, उनको देखना,
सभी से बातें करना उससे रिलेटेड। तो इन सब बातों में, इन सब कामों में ही अगर वो व्यस्त है तो वो अपने बच्चों को सिखाने के लिए नए नए तरीके कहाँ से ढूंढेगा और उन पे ध्यान कहाँ से दे पाएगा। तो इसीलिए अगर वो बहुत सारे काम करता है या अन्य कार्य करता है तो उसकी क्षमता क्या होती है, घटती है। अगला प्रश्न है, छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? रचनात्मक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, या फिर कोर्स के अंत में मूल्यांकन, या फिर प्रत्येक छमाही पर मूल्यांकन। क्या करना चाहिए? सतत मूल्यांकन करना चाहिए। मतलब उनका सतत तौर पर, मतलब हमेशा क्या करना चाहिए, बीच बीच में आपको उनका मूल्यांकन करते रहना चाहिए। आप मूल्यांकन करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप उनको देख सकते हैं कि वो कितना सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, या फिर आप उनका बीच बीच में टेस्ट ले सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा उनको कितनी पढ़ाई हो रही है, उनको कितना समझ आ रहा है, कितना नहीं समझ आ रहा है। अगला प्रश्न, एक शिक्षक का समाज में सम्मान मिलना चाहिए। एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह एक आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो, या फिर ये सभी। जब शिक्षक अपना काम अच्छे से कर रहा है, उसका काम क्या है, शिक्षक का काम क्या होता है, पढ़ाना बच्चों को, है ना। और क्या होता है, आदर्श जीवन जी रहा है, जिसको देखकर बच्चे सीख रहे हैं। यदि वो दोनों काम कर रहे हैं और बच्चों को नए नए अच्छे अच्छे तरीके से, जिनसे वो और ज़्यादा आकर्षक महसूस करें, पढ़ाई की तरफ आकर्षण हो उनको, तो अगर ये सारे काम वो कर रहे हैं तो एक शिक्षक को समाज में क्या मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए। एक आदर्श जीवन अगर वो जी रहा हो, तब निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी कर रहा हो, प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो, ये सभी कार्य जब वो करता है तो उनको समाज में सम्मान मिलना चाहिए। निम्नलिखित में से किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे? समस्याएं हल करना, विशिष्ट हुनर का विकास, आचरण संबंधी प्रवृत्ति का विकास, या फिर इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीखता है? अवलोकन करके, या फिर सुनकर, पढ़कर, या फिर खुद करके। सिर्फ आप अवलोकन कर रहे हैं कि आप देख रहे हैं, या फिर सुन रहे हैं, या फिर पढ़ रहे हैं, इससे आप कोई भी काम सीख सकते हैं क्या? नहीं। जब तक आप खुद से उस काम को नहीं करेंगे, आप कितना भी दूसरों से उनकी क्या बोलना चाहिए, हाँ, उनका अनुभव ले लीजिए, या फिर आप सुन के कि वो क्या क्या बोल रहे हैं ये सुन लीजिए, या फिर आप पढ़ लीजिए किसी किताब में कि ये काम कैसे होता है। आप इन सब से नहीं सीखेंगे जब तक आप वो खुद से ना करें। जैसे कि यहीं पे एग्जांपल लेते हैं गणित का। गणित को आप सिर्फ रट कर, मतलब पढ़ कर, या फिर सुनकर आपके टीचर आपको, आपके शिक्षक आपको पढ़ाए जा रहे हैं क्लास में, आप बस वो देखे जा रहे हो, हर रोज़ क्लास में जाके बैठ जा रहे हो, क्या इससे आपको गणित समझ आएगा? थोड़ा सा समझ आएगा उस टाइम के लिए, लेकिन आप परीक्षा आते आते वो भूल जाएंगे। क्यों? जब तक आप उसे खुद क्या करेंगे, करके नहीं देखेंगे, प्रश्न हल करके नहीं देखेंगे गणित को, आपसे गणित कभी नहीं बनने वाला है। आपको जितना भी आप दूसरों के से देख लीजिए, सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, जब तक आप उसे गणित का प्रश्न हल नहीं करेंगे, आप उसे नहीं समझते हैं। तो कोई भी कार्य आप तभी सीखते हैं जब आप वो खुद करते हैं। वर्णमाला की पहचान खाली स्थान वर्ष की आयु में शुरू होती है। 3 वर्ष की आयु में शुरू होती है। अगला प्रश्न है, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित विद्यार्थियों के में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने विद्यार्थियों के व्यक्तिगत रुचियों को, विद्यार्थियों के शारीरिक विकास को, या फिर विद्यार्थियों के सभी पक्षों को, विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन को। तो सामाजिक विकास अगर करना है किसी विद्यार्थी का, तो उसके शिक्षक को क्या चाहिए कि विद्यार्थी के सभी पक्षों को जाने। सिर्फ एक पक्ष, मान लीजिए वो पढ़ाई में अच्छा है तो वो सिर्फ पढ़ाई में ही अच्छा होगा, लेकिन आपको सामाजिक विकास करना है तो उसके सभी पक्षों को जानना पड़ेगा कि समाज के प्रति उसकी क्या रुचि है। शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट्स मतलब समान तत्व निम्न से गहन संबंध रखता है। समान परीक्षा से, सहपाठियों से ईर्ष्या, या फिर अधिगमन स्थानांतरण, या फिर समूह निर्देशन। तो ये किससे संबंधित है? अधिगमन स्थानांतरण से।
अधिगम स्थानांतरण से। स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था या फिर बाल्यावस्था। इसे कहा जाता है बाल्यावस्था, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा आपके शरीर में क्या होती, ऊर्जा होती है। आप इतना दिन भर खेलेंगे, दिन स्कूल में जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, स्कूल से आने के बाद भी आप अपने दोस्तों के साथ घर में या किसी के साथ खेल रहे हैं, आप थकते ही नहीं हैं। आपको कितना भी मतलब खेलने दे दिया जाए, आप थकते ही नहीं हैं। कुछ भी करा लो, कहीं घूमने जाने बोल दो, तब भी आप नहीं थकोगे। इस तरीके से वो आप थकते ही नहीं हैं। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। किसने कहा है? वुडवर्थ ने, रॉस ने, एनास्टसी ने या इनमें से किसी ने नहीं, किसने कहा है? रॉस ने। संवेदन ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यह कथन है मानसिक विकास का, शारीरिक विकास का या ध्यान का विकास का या फिर भाषा का विकास का। इसका सही आंसर हो जाएगा मानसिक विकास। अगला प्रश्न है मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? विकास पूर्व अनुमेय होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है या फिर विकास रेखीय होता है, विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। कथन गलत है बोल रहा है, ठीक है। तो कौन सा कथन गलत है? विकास रेखीय होता है, ये कथन गलत है। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल, मांसपेशियों में वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स या फिर उपरोक्त सभी। तो क्या होगा? उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है? समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन या फिर अभिप्रेरणा। क्या है? अभिप्रेरणा। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। यह कथन किसका है? मुर्रे, एडलर, क्रो एंड क्रो या फिर जेबी वॉटसन। किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने कहा है कि जो 20वीं शताब्दी है वह किसकी शताब्दी है? बालक की शताब्दी है। इस अवस्था को मिथ्या पक्वता का समय भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बाल्यावस्था को मिथ्या पक्वता का समय कहा जाता है। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना, मानसिक विकास में तीव्रता। जो शैशवावस्था होते हैं मतलब शिशु, छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो, वो क्या, उनसे आप नैतिकता का भाव ऐसा सोच सकते हैं कि उनमें नैतिक भावनाएं होंगी, नैतिकता की भावनाएं होंगी। वो नैतिक अनैतिक चीज़ों को जानते भी होंगे नहीं ना। तो शैशवावस्था में नैतिकता का भाव नहीं होता है। उनकी मानसिक विकास तेज़ी से होती है, क्यों अब उनको उस टाइम पे जो सिखाएंगे वो उससे बहुत अच्छे से सीखेंगे और वो आपको ऐसा रहता है कि उस टाइम पे आप जो सीखते हैं वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं स्टोर हो जाती है, वो हमेशा आपको याद रहती है। शारीरिक विकास भी उनकी तेज़ी से होती है और दूसरों पर निर्भर होते हैं। ओके, अगला प्रश्न है शैशवावस्था की मुख्य विशेषताएं नहीं हैं। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, चिंतन प्रक्रिया। तो शैशवावस्था में क्या नहीं होता? चिंतन प्रक्रिया नहीं होती। बच्चों को कोई चिंता नहीं होता इस तरीके से, ठीक है। मतलब चिंता नहीं, चिंतन मतलब आत्मचिंतन जैसा बोलते हैं ना, वैसा नहीं होता, ठीक है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? कॉल्सनिक, पियाजे, स्किनर या हरलॉक। किसकी? हरलॉक की। बिग व हेड की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। बिग व हेड किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? निरंतरता या फिर अनुक्रमिकता या फिर सामान्य से विशिष्ट या फिर प्रतिवर्ती। प्रतिवर्ती जो है मानव सिद्धांत, मानव विकास का नहीं है। जब तक मैंने बाल मनोविज्ञान पढ़ना नहीं शुरू किया था तब तक मुझे लगा था कि बहुत कठिन होगा, पता नहीं इसमें क्या क्या दिया होगा, क्या क्या याद करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से अब मैंने पढ़ने के बाद ये जाना है या इतना समझा है कि इसमें ज़्यादातर तो हमने बचपन से जो देखा है, जो सीखा है आसपास के बच्चों को देखकर या फिर खुद के जीवन में जो महसूस किया है उसी चीज़ों के बारे में है। पर कुछ चीज़ें हैं जो याद करनी पड़ेंगी कि कौन से सन पे कौन सा सिद्धांत लागू हुआ या फिर
किस मनोवैज्ञानिक ने कौन सा सिद्धांत लागू किया, ये तो याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये अपने आप तो हमें पता नहीं है, ये याद करना पड़ेगा। बाकी ये कुछ चीज़ें जो हैं आसपास की देखी हुई, ये आपको पढ़ना, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के आप इसका आंसर जान जाएंगे, आपको इसमें याद करने के लिए कुछ ज़रूरत नहीं लगेगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। आप इस तरह के क्वेश्चन है ना, आप एक बार अगर आपको नहीं भी पता है, एक बार अगर आप पढ़ लेते हैं तो दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपने उसे अच्छे से समझ लिया है तब। विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांत पर, या फिर शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम सिद्धांत पर, या शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर। खेल पद्धति का मूल रूप से आधारित किस पे है? विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। खेल हमें क्यों खिलाया जाता है? जैसे कि पहले तो ये होता था कि सिर्फ घरों में हम खेलते थे, बहुत पहले की बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत पहले मतलब बहुत ज़्यादा ही पहले नहीं, मतलब जब हमारे मम्मी पापा पढ़ते थे उस समय की बात। लेकिन जब हम पढ़ने लगे तो धीरे धीरे उसमें क्या होते गया कि विद्यालय में भी थोड़े थोड़े खेल कराने शुरू हो गए, और अब तो हर प्रकार के गेम्स होते हैं। तो क्या होता है कि वो किस लिए हमें खिलाया जाता है कोई भी खेल, जिससे हमारा जो विकास, इंडोर गेम्स हो या आउटडोर गेम्स हो, बैठकर खेलने वाले गेम्स हो या फिर आपको जिसमें शारीरिक बल लगाना पड़े ऐसा खेल हो, इन दोनों से आपका क्या होता है, मानसिक जो विकास होता है वो बहुत अच्छे से होती है, और अपनी बुद्धि लगाते हैं आप उसमें, इसलिए आपका क्या होता है, वृद्धि होती है आपके बुद्धि में, आपका मानसिक विकास और शारीरिक विकास, क्योंकि शारीरिक बल भी लग रहा है इसलिए शारीरिक विकास भी अच्छे से होता है। तो विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर ये काम करता है। ठीक है, बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम का या फिर वातावरण का, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का, या फिर अधिक कारकों का। तो बालक का विकास कब होता है? जब वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया पर। ठीक है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? एकीकरण सिद्धांत से, अंतः क्रिया का सिद्धांत से, या अंतः संबंध का सिद्धांत, या निरंतरता का सिद्धांत। अब देखिए, जैसे ये हमने सिद्धांत वाली बातें नहीं पढ़ी हैं, ठीक है, जो भी मनोवैज्ञानिक ने सिद्धांत लिखे हमें नहीं पता है, हमने नहीं पढ़ी, लेकिन आप सिर्फ प्रश्न देखकर इसका उत्तर दे सकते हैं। कैसे? विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। कभी न समाप्त हो रही है मतलब वो चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। और जब कोई चीज़ लगातार चल रही हो तो उसे हम क्या कहते हैं? निरंतर। तो निरंतरता क्या सिद्धांत पे ये काम करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से खाली स्थान में भिन्न होते हैं। किसमें भिन्न होते हैं? वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों, विकास की दर, विकास क्रम, या फिर विकास की सामान्य क्षमता। तो विकास की दर में वो भिन्न होते हैं, सबका अलग अलग विकास का अगर आप परसेंटेज निकालने जाएंगे तो कोई बच्चा क्या कर रहा है, बहुत तेज़ी से विकास करता है, चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो, और कोई बच्चा धीमी गति से विकास करता है। तो इस प्रकार से वो विकास की दर में भिन्न होते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं, संज्ञानात्मक, शारीरिक, कामक या नैतिक। तो जो लॉरेंस कोहलबर्ग है ये नैतिक विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है? मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है? भय, घृणा, आश्चर्य या भूख। क्या है? आश्चर्य। एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। यदि आप एक अच्छे अध्यापक हैं या अच्छे शिक्षक हैं तो आपको कैसी सोच रखनी चाहिए, कैसी दृष्टि रखनी चाहिए कि क्या आप ये सोचेंगे कि आपके पास 50 बच्चे हैं तो इसमें से मान लीजिए कुछ बच्चों की सीखने की गति थोड़ी धीमी होती है, या कुछ बच्चों को बिल्कुल भी किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता, इस तरीके के बच्चे भी होते हैं। कुछ बहुत तेज़ी से सीख जाते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? जो तेज़ी से सीख रहे हैं यही बच्चे बस सीख सकते हैं, बाकी तो इन लोग से कुछ होगा नहीं। अगर आप ऐसी सोच रखते हैं तो आप बहुत ही क्या बोलना चाहिए, अच्छे शिक्षक नहीं हैं। या फिर अधिकतर बच्चे इसमें से सीख जाएंगे, 2-4 को छोड़ के, ऐसा सोचते हैं, या इसमें से बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं, या फिर इसमें से कुछ जो गिने चुने हैं, जो टॉपर्स बच्चे हैं वो सीख सकते हैं। इस तरीके की सोच आपको नहीं रखनी है। आपको क्या सोच रखनी है कि इसमें से प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है 2 कोश
केवल एक कोश, कई कोश और कोई कोश नहीं, केवल एक कोश। गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग, मस्तिष्क और आत्मा, अधिगम और शिक्षा, प्रशिक्षण और अधिगम, शक्ति और गति। क्या बोल रहे हैं कि गामक विकास से हमारा तात्पर्य क्या है? मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से। मांसपेशियों का विकास हो रहा है मतलब शक्ति आपकी, और पैरों की गति, पैरों से उचित उपयोग मतलब आप गति से चलना सीख रहे हैं। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं शक्ति और गति। अगला प्रश्न है, खालिस्तान की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी रहती हैं। कौन सी अवस्था है या फिर कौन सी उम्र है जिसमें जो बालक जो होते हैं उनकी दृष्टि और श्रवण इंद्रियां जो होती हैं पूर्ण विकसित हो जाती हैं? तो 3 वर्ष या 4 वर्ष, 6 से 7 वर्ष, 8 से 9 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। जो 8 से 9 वर्ष होते हैं इनमें क्या होती है? दृष्टि और श्रवण शक्ति बालक की पूरी तरीके से विकसित हो चुकी होती है। अगला प्रश्न, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। शैशवावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था किसमें होती है? उत्तर बाल्यावस्था में होती है, जिसमें उन्हें घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है और नए नए खोज करने की भी। ठीक है। अगला प्रश्न है, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है खालिस्तान आयु पर। कौन सी आयु पर होता है? 7 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष, 6 वर्ष। 11 वर्ष पर होता है। क्या चीज़ का विकास होता है? तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। मतलब कुछ चीज़ों को जानने की जिज्ञासा है, या फिर आप कुछ भी बात बता रहे हैं उन्हें कि हमारे ज़माने में ऐसा होता था या हम जब पढ़ते थे तब ऐसा होता, तो उसमें वो क्या करेंगे? लॉजिक ढूंढेंगे, आपको तर्क देंगे हर चीज़ों पर। ठीक है। अगला प्रश्न है, ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है सामाजिक विकास का, शारीरिक विकास का, संवेगात्मक विकास का या फिर मानसिक विकास का? इसका है संवेगात्मक विकास का है। अगला प्रश्न है, बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता है लेवेटर, फ्रांसिस गाल्टन या फिर विलियम स्टर्न या फिर अल्फ्रेड विने? कौन है? अल्फ्रेड विने बुद्धि परीक्षण के। अगला प्रश्न है, प्रतिबिंब अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित हैं। अनुकूल, प्रेरक, पेशी विकास, समस्या समाधान, विचारात्मक प्रक्रिया किसके अंतर्निहित है? विचारात्मक प्रक्रिया। छोटा शिशु खिलौने तथा अन्य वस्तुओं को फेंककर उसके भागों को अलग करके किस भाव को दर्शाता है? पर निर्भरता या फिर स्वयं प्रेम की भावना या फिर जिज्ञासा प्रवृत्ति या फिर दोहराने की प्रवृत्ति? किसको फेंककर, खिलौनों को फेंककर या किसी वस्तुओं को फेंककर वो किस भावना को आपको दर्शाता है? जिज्ञासा प्रवृत्ति को। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास होता है या फिर संवेगात्मक विकास होता है या संज्ञानात्मक विकास होता है या फिर नैतिक विकास होता है। शरीर के आकार में वृद्धि हो रही है मतलब आपकी शारीरिक वृद्धि हो रही है, तो शारीरिक और गत्यात्मक विकास। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? प्राकल्पना का परीक्षण, समस्या के प्रति जागरूकता, प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना या फिर प्राकल्पना का निर्माण करना। समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है समस्या के प्रति जागरूक होना। आप समस्या का समाधान तब करेंगे जब आपको समस्या क्या है यही पता होगा। तो आप समस्या के प्रति जागरूक रहेंगे तभी तो आपको समस्या क्या है ये पता रहेगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, वृद्धि का संबंध किससे है? आकार व भार से या फिर केवल आकार से या फिर केवल भार से या इनमें से कोई नहीं? तो वृद्धि का संबंध होता है आकार व भार से। किशोरावस्था की अवधि होती है 12 से 19 वर्ष, 10 से 14 वर्ष या फिर 15 से 20 वर्ष या फिर 20 से 25 वर्ष। 12 से जो 19 वर्ष की आयु होती है इसे हम किशोरावस्था कहते हैं। निम्नलिखित में से वंश क्रम संबंधी नियम है प्रयासों का नियम, सीखने का नियम, समानता का नियम या फिर स्वास्थ्य का नियम। क्या है? समानता का नियम। वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है? एक दूसरे के विरोधी हैं या फिर एक दूसरे के समान हैं, एक दूसरे के पूरक हैं या फिर उपरोक्त सभी? तो क्या होते हैं ये? एक दूसरे के पूरक।
बाल विकास का सही क्रम है प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था या बाल्यावस्था, पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था या फिर उसके बाद किशोरावस्था। ठीक है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था जो है ये इसका सही क्रम है। अगला प्रश्न है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। ये प्रश्न आपका रिपीट हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा, समायोजन। स्नायु मंडल। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति या फिर उपरोक्त सभी। तो क्या होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की मुख्य समस्या है? संवेगात्मक समस्या, शारीरिक परिवर्तनों की समस्या, समायोजन की समस्या या फिर उपरोक्त सभी। तो क्या है, उपरोक्त सभी जो हैं वो क्या है, किशोरावस्था की समस्याएं हैं। विकास शुरू होता है बाल्यावस्था में, प्रसव पूर्व अवस्था में या फिर शैशवावस्था में या फिर पूर्व बाल्यावस्था में। किस में होता है, प्रसव पूर्व अवस्था में, मतलब कि जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में होता है तभी से उसका विकास शुरू हो चुका होता है। परिपक्वता का संबंध है विकास से, वृद्धि से या फिर सृजनात्मक से या फिर रुचि से। विकास का परिपक्वता का जो संबंध है वो है विकास से। अगला प्रश्न है, वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है तत्परता का नियम, एकता का नियम, व्यक्तित्व अंतर का सिद्धांत या फिर इनमें से सभी। व्यक्तित्व अंतर का सिद्धांत। विकास कैसा परिवर्तन है, गुणात्मक, रचनात्मक, गणनात्मक या फिर नकारात्मक। विकास हमेशा क्या होना चाहिए, जिसमें गुणात्मक हो, है ना, मतलब गुण भी आने चाहिए। ये नहीं कि बस रचनात्मक है या फिर बस गणना करने के लिए आपका विकास हो रहा है कि इतना साल आप बढ़ गए, है ना। नकारात्मक तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इसलिए क्या होगा, गुणात्मक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? सभी की विकास दर समान नहीं होती और विकास हमेशा रेखीय प्रतीत होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है। कुछ टाइम पहले ही मैंने अभी ये प्रश्न करवाया है कि जो सभी बच्चों की विकास दर है वो समान नहीं होती है। किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? किस आयु काल में जो मानसिक विकास है वो अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? 10 से 15 वर्ष, 10 से 20 वर्ष, 20 से 25 या फिर 5 से 10। जो 15 से 20 वर्ष की आयु होती है इसमें जो बच्चों का मानसिक विकास होता है वो उच्चतम सीमा पर पहुँच जाता है। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान सामान्यतः मानव खाली स्थान से संबंधित है, भावनाओं से, विचारों से, आचरण से या ये सभी से। मनोविज्ञान क्या करता है, आपकी भावनाओं से भी संबंध रखता है, विचारों से भी, आचरण से भी, मतलब इन सभी से जो मनोविज्ञान है उसका संबंध होता है। सिर्फ मन से नहीं होता, ठीक है, आपकी भावनाओं से, आपके विचारों से, आपका जो आचरण है उससे, ठीक है। शिक्षा को किसी व्यक्ति की अपनी ज़िंदगी खालिस्तान बनाने में सक्षम बनाने वाली होनी चाहिए। बेहतर, संतोषजनक और सार्थक या सभी संबंधितों के लिए महत्वपूर्ण। तो क्या आंसर होगा, सभी संबंधितों के लिए महत्वपूर्ण होनी चाहिए। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति के खालिस्तान का विकास करना, ज्ञान का, शरीर का, व्यक्तित्व का और बुद्धिमत्ता का। शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है ये समझिए कि सिर्फ आप शिक्षा आपको सिर्फ क्या बोलना चाहिए, जो किताबों वाली ज्ञानें होती हैं ना वहाँ तक सीमित ना रह जाए। सिर्फ आप लिखने पढ़ने तक का आपको शिक्षा ना मिले, ठीक है। आपको क्या हो, आपका व्यक्तित्व अच्छा हो। आप जब कहीं जाएं तो लोग आपको देखकर बोले कि इनका व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा है, ये सबके प्रति नम्र हैं, ये सबके प्रति दया भावना रखते हैं। इस प्रकार से आपका व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए। एक अच्छी उपलब्धि जांच का एक अभिलक्षण निम्नलिखित में से क्या नहीं है? विधि मान्यता, विश्वसनीयता, द्विअर्थकता या फिर वस्तुनिष्ठता। एक अच्छी उपलब्धि जांच का एक अभिलक्षण द्विअर्थकता नहीं है। अगला प्रश्न है, बच्चे का
पहला शिक्षक कौन होता है? माहौल, शिक्षक, माता पिता या इनमें से कोई नहीं। पहला शिक्षक जो होता है माता पिता। बच्चे अपने माता पिता से सीखते हैं, जो मतलब उनको करते देखते हैं उनसे सीखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक प्रोजेक्टर सहायता सामग्री नहीं माना जाता? ठीक है, एक प्रोजेक्टर सहायता सामग्री किसे नहीं माना जाता? स्लाइड प्रोजेक्टर को, या फिर ओवरहेड प्रोजेक्टर, ब्लैक बोर्ड को, या फिर एपीडी यास्को को। तो ब्लैक बोर्ड को एक प्रोजेक्टर सहायता सामग्री नहीं माना जाता है। अगला प्रश्न है, अनुसंधान से पता चलता है कि सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है संभवतः योग्यता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चर, अपेक्षा, अनभिज्ञता, अभिप्रेरणा या फिर निरुत्साहन। अभिप्रेरणा जो है, अनुसंधान से पता चलता है कि अभिप्रेरणा की सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है। स्कूल, पुस्तकालय खाली स्थान का एक शैक्षणिक तंत्र है। अल्प मूल्य, थोड़े मूल्य, ज़्यादा मूल्य नहीं, विचारणीय मूल्य। जो स्कूल पुस्तकालय है वो विचारणीय मूल्य का एक शैक्षणिक तंत्र है। समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को निरुत्साहित किया जाना चाहिए, अनदेखा किया जाना चाहिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। जो समूह और सहभागिता द्वारा सीखने में है, इसको क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। मतलब ग्रुप स्टडीज जिसको बोलते हैं वो वाली बात हो गई। ठीक है, समूह में अगर आप कुछ सीखते हैं या किसी चीज़ का अभ्यास करते हैं तो वो आपको जल्दी समझ आता है, आप एक दूसरे का सहयोग करते हैं क्योंकि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम वर्ष खाली स्थान में लागू किया था? 2006, 2007, 2008 या 2009? किस में लागू किया था? 2009 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 में के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में खाली स्थान है, मतलब निष्क्रिय और सरल है, या फिर निष्क्रिय और सामाजिक है, सक्रिय और सामाजिक है, या फिर सक्रिय और सरल। तो क्या होगा? सक्रिय और सामाजिक होगा। शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए, स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, या इन सभी का? क्या होना चाहिए? इन सभी का। ठीक है। अगला प्रश्न है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, या फिर उपरोक्त सभी। एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? IQ। ठीक है, IQ क्या होता है? इसका फॉर्मूला, जो मानसिक आयु है क्या दिया हुआ है? 12 वर्ष। ठीक है, नीचे में आपका वास्तविक आयु आएगा कितना? 10 वर्ष। फिर हम गुणा करेंगे 100 से। ठीक है, ये कटा, बचा 120। तो उसकी बुद्धि लब्धि या फिर IQ कितनी होगी? 120 होगी। कैसे निकालते हैं बता दिया मैंने। अगला प्रश्न है, परिपक्वता का संबंध है विकास, बुद्धि, या फिर सृजनात्मकता, या फिर रुचि से? किससे है? विकास से है। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था होती है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, या इनमें से कोई भी नहीं? तो कितने वर्ष तक होती है? 12 वर्ष तक होती है।